हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंगलिंग को क्यानफेंग ने फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। जिस फाइट में हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने 1 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ क्यानफेंग को हरा दिया और इसके बाद वो मास्टर डुनटियान के साथ वापस से सोल रिफाइनिंग सेक्टर आ जाता है, जहां पर अब उसे अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए सेक्यूलेशन में बैठना था ताकि वो अपने लिए इमोर्टल बॉडी को तैयार कर सके। लेकिन इमोर्टल बॉडी की खुशबू बाहर की तरफ से कई सारे बीस्ट को यहाँ खींच लाती है, जिनसे मास्टर डुनटियान फाइट करते हुए वोंगलिंग को प्रोटेक्ट करता है। मगर मास्टर डुनटियान को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आज के दिन सुजाकू एम्परर भी यहाँ सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आने वाला है ताकि वो मास्टर डुनटियान से उनका 1 मिलियन सोल फ्लैग ले सके। और चूंकि मास्टर डुनटियान इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम देखते हैं कि सुजाकू एम्परर ने आते साथ ही सोल रिफाइनिंग सेक्ट में तबाही मचाना शुरू कर दी थी और वो मास्टर डुनटियान को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका। जहाँ सुजाकू एम्परर को हराने के लिए हम देखते हैं कि मास्टर डुनटियान ने अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के 4th एंसेस्टर की सोल को बाहर समन कर लिया था, जो कि एक नीडल के फॉर्म में यहाँ सुजाकू एम्परर पर अटैक कर रही थी। ये 4th एंसेस्टर की सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए मास्टर डुनटियान ने अपनी सारी की सारी लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस कर दी थी। दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर भी इस बात के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी 1/3 लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करते हुए इस 4th एंसेस्टर की सोल को पकड़कर अपने पास रख लेता है। जो देखकर मास्टर डुनटियान तो पूरी तरीके से निराश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो ये जंग हार गए और वो दुख के साथ आज मरने वाले हैं। मगर इससे पहले कि सुजाकू एम्परर यहाँ मास्टर डुनटियान को मार पाता, तभी अचानक एक पावरफुल एनर्जी उन्हें हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही जरा खतरनाक एनर्जी सुजाकू एम्परर को धकेलते हुए पीछे की तरफ हटा चुकी। साथ ही एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि यहाँ से दफा हो जाओ। सुजाकू एम्परर हैरान होकर सामने की तरफ देखने की कोशिश करता है कि उस पर आखिर ये अटैक किया किसने। तभी अचानक उसे हवा में फ्लोट करता हुआ वोंगलिंग दिखाई दिया, जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ब्लू कलर की एनर्जी फ्लोट कर रही थी। मास्टर डुनटियान भी यहाँ पर वोंगलिंग को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि वोंगलिंग तुम जिंदा हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि वोंगलिंग इतना ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए सुजाकू एम्परर कहता है कि आखिर ज़ंगियों के पास इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग और साथ ही साथ टेरिफाइंग एनर्जी कहां से आ सकती है। ये ऑरा तो किसी ऐसे मॉन्स्टर का लग रहा है जिसने हजारों या फिर लाखों साल की कल्टीवेशन की हो। ये ऑरा वोंगलिंग का नहीं हो सकता। इसलिए वो यहाँ वोंगलिंग की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर कौन हो तुम। मगर दूसरी तरफ वोंगलिंग उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो यहाँ सुजाकू एम्परर से गुस्से के साथ सवाल करते हुए कहता है कि तुम किस जनरेशन के सुजाकू एम्परर हो। और ये आवाज ऐसी थी जिसके खौफ से सुजाकू एम्परर को भी मजबूरन जवाब देना पड़ता है। वो यहाँ पर वोंगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि मैं 14 जनरेशन का सुजाकू एम्परर हूँ। असल में इस वक्त यहाँ ये वोंगलिंग की बॉडी में कोई और नहीं बल्कि मास्टर C2 नान बात कर रहा था, जो कि डीप स्लीप से जाग चुका है। वो सुजाकू एम्परर को देखते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ ये वही की वजह से जाने दे रहा हूँ और इसी वजह से आज के दिन मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। ये वो असल में 1st जनरेशन का सुजाकू एम्परर था, जिसकी वजह से मास्टर C2 नान इस वक्त यहाँ सुजाकू एम्परर को जाने की इजाजत दे रहा है। मगर दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर भी सरप्राइज होते हुए यहाँ मास्टर C2 नान से सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तुम्हें आखिर 1st जनरेशन के सुजाकू एम्परर के बारे में कैसे मालूम है, क्योंकि 1st जनरेशन के सुजाकू एम्परर का रियल नाम किसी को भी ज्यादा मालूम नहीं था, वो सिर्फ उनके सक्सेसर्स को ही मालूम हो सकता है। यहाँ पर ये सब कहते हुए सुजाकू एम्परर अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है जो कि 1st जनरेशन के सुजाकू एम्परर का नाम इतने ज्यादा एरोगेंस के साथ ले रहा है। कौन है जिसमें इतनी ज्यादा हिम्मत हो। ये सब कहते हुए अचानक से सुजाकू एम्परर को याद आया। वो शौक होते हुए दोबारा से वोंगलिंग की तरफ देखते हुए इस बार मास्टर C2 नान को देख पा रहा था और वो हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो फौरन से मास्टर C2 नान के सामने रिस्पेक्टफुली कहता है कि एंसेस्टर मैं आपको रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। और ये जूनियर आपकी बात मानते हुए बिल्कुल यहाँ से जाने वाला है। जो कहते हैं सुजाकू एम्परर अभी वहां से जाने वाला था, तभी अचानक मास्टर डुनटियान पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि 4th एंसेस्टर की सोल को छोड़कर जाओ। ये सुनकर तो सुजाकू एम्परर अपनी जगह पर रुक जाता है और वो पीछे मौजूद मास्टर C2 नान की तरफ देखने लगा, जहां मास्टर C2 नान सुजाकू एम्परर से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें 4 एंसेस्टर की सोल इमोर्टल ग्रेवयार्ड के लोगों से फाइट करने के लिए चाहिए। और चूंकि 1st जनरेशन के सुजाकू एम्परर यानी कि ये वही के मुझ पर कई सारे एहसानात थे, इसलिए मैं तुम्हें 3 साल देता हूँ। 3 साल तक ये 4th एंसेस्टर की सोल तुम्हारे पास रहेगी, उसके बाद तुम्हें ये सोल वापस करनी है। इस बात से डुनटियान तो जरा खुश नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मास्टर C2 नान उसे गुस्से के साथ देखता
कहता है, इसलिए मास्टर डुंटियान को एग्री होना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर भी मास्टर सीटुनान का शुक्रिया अदा करते हुए अब यहाँ से जाने लगा था। तभी अचानक दोबारा से मास्टर सीटुनान सुजाकू एम्परर को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुमने मेरी आइडेंटिटी को गेस कर लिया है और अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी मालूम हो चुकी है फिर तो तुम्हें मेरे रूल्स भी मालूम होंगे। जो सुनकर सुजाकू एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो फर्नेस से पलटते हुए यहाँ पर अपनी 2 उंगलियों को काट चुका। साथ ही साथ वो कहता है कि एंसेस्टर क्या मेरी 2 उंगलियां काफी रहेंगी, जिस पर सीटुनान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, एक और उंगली भी छोड़कर जाओ। जो सुनकर सुजाकू एम्परर बिना सोचे फर्नेस से अपनी तीसरी उंगली को भी यहाँ पर काट चुका। इसके बाद मास्टर सीटुनान उससे कहता है कि अब दफा हो जाओ यहाँ से। जो सुनकर तो सुजाकू एम्परर अपनी जान बचाने के लिए फर्नेस से दुम दबाकर यहाँ से भाग चुका। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि अचानक पीछे की तरफ वॉन्गलिंग भी काफी सारा कमजोर हो चुका था और वो नीचे की तरफ गिरने लगा, जिसे मास्टर डुंटियान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से पकड़ लेते हैं। और वो देख पा रही थी कि वॉन्गलिंग की बॉडी से काफी सारा खतरनाक रेड कलर का ऑरा अनलीश हो रहा था, इसलिए वो समझ गए कि यकीनन की वॉन्गलिंग की बॉडी पर किसी की सोल ने कब्जा किया है। इसलिए मास्टर डुंटियान फर्नेस से अपनी सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वॉन्गलिंग की मदद करना चाहते थे, मगर तभी अचानक वॉन्गलिंग दबी आवाज में कहता है कि रुक जाइए मास्टर, क्योंकि अगर मास्टर डुंटियान ऐसा करता तो शायद वो मारा जाता। तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की बॉडी से मास्टर सीटुनान की सोल तेजी के साथ बाहर निकलते हुए आ गई थी, जिनके बाहर आते ही चारों तरफ काफी सारा खतरनाक कोल्ड ऑरा फैल गया था। मास्टर डुंटियान भी अपने सामने मौजूद मास्टर सीटुनान की सोल को देखकर काफी सारा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। साथ ही साथ मास्टर सीटुनान भी यहाँ डुंटियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ओए बुढ़ाऊ, क्या तू सिचुएशन की नाजुकपन को नहीं समझ सकता? अगर ये सब कुछ वॉन्गलिंग के लिए ना होता और मेरा पुराना गुस्सा अभी भी मेरे साथ होता तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं सिर्फ एक ही थप्पड़ में तुम्हें जान से मार डालता। यहाँ जब मास्टर सीटुनान ये सब कह रहा था तभी अचानक वहाँ काले बादलों से बारिश होना शुरू हो गई, जिन पर भी मास्टर सीटुनान गुस्सा करने लगता है और वो उन काले बादलों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बारिश करने की इजाजत दी थी? जिससे तो वो काले बादल भी घबरा जाते हैं। जो सीन काफी सारा फनी था और वो बादल तेजी के साथ यहाँ से गायब हो गए। मास्टर डुंटियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मास्टर सीटुनान दोबारा से डुंटियान से कहते हैं कि तुमने कैसे ये बेवकूफी करी कि तुमने फर्नेस से 4th एंसेस्टर की सोल को मांग लिया। हाँ बेशक मैं आज के दिन अपने डीप स्लीप से जागा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी सोल काफी सारा कमजोर है। मैंने यहाँ पर दिखावा करने की कोशिश की कि मैं काफी सारा ताकतवर हूँ, लेकिन अगर सुजाकू एम्परर ज़ू क्यूज़ी को मेरी इस दिखावे के बारे में मालूम हो चुका होता तो आज के आज ही मैं दोबारा से डीप स्लीप में चला जाता। बेवकूफ आदमी, पहले मुझे अपने लिए कोई ना कोई फिजिकल बॉडी ढूंढने दो ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से रिस्टोर कर सकूं। एक बार ये काम हो जाए उसके बाद मैं सबसे पहले सुजाकू कंट्री जाकर ज़ू क्यूज़ी से तुम्हारे 4th एंसेस्टर की सोल खींचकर वापस ले आऊंगा। यहाँ अब तक वॉन्गलिंग भी दोबारा से होश में आ चुका था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर डुंटियान सीटुनान से सवाल करते हुए कहता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन हो? इस पर मास्टर सीटुनान उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो वॉन्गलिंग से कहता है कि वॉन्गलिंग तुम ही इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। इस पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग फर्नेस से मास्टर डुंटियान को जवाब देते हुए कहता है कि इनका नाम सीटुनान है, लेकिन मास्टर सीटुनान के नाम से तो डुंटियान को कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वॉन्गलिंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ये 2nd जनरेशन के सुजाकू एम्परर है। जो सुनकर तो मास्टर डुंटियान शॉक हो गए थे। असल में सुजाकू एम्परर के नाम किसी को मालूम नहीं होते थे। यहाँ पर मास्टर डुंटियान सीटुनान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अच्छा अब मैं समझा कि आखिर सुजाकू एम्परर इस सीनियर को देखकर इतना सारा घबरा क्यों चुका था। इसलिए मास्टर डुंटियान फर्नेस से यहाँ पर सीटुनान के सामने कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, जो कि मैं पहले आपको पहचान नहीं पाया। ये जूनियर आपको रिस्पेक्ट पेश करता है। दूसरी तरफ मास्टर सीटुनान भी पीछे की तरफ मौजूद डुंटियान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सोल रिफाइनिंग सेट से हो ना। सोल रिफाइनिंग सेट के 4th एंसेस्टर ने पिछली जंग में जब मुझ पर हमला हुआ था तब उसने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, और अभी के टाइम भी तुमने वॉन्गलिंग की मदद की मुझे डीप स्लीप से जगाने के लिए। इसलिए ये सारे एहसानात मैं कभी नहीं भूलने वाला। बेशक मैं जानता हूँ कि ऑलरेडी तुमने अपने लाइफ स्पैन को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया है और जल्दी तुम मारे जाओगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे 4th एंसेस्टर की सोल को वापस ले आऊंगा और साथ ही साथ तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेट को दोबारा से ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा, जो कि वो डिजर्व करता है। जो सुनकर तो अचानक से मास्टर डुंटियान की आंखें खुशी से खुल जाती है, क्योंकि अगर बेशक वॉन्गलिंग ये काम ना कर पाए मगर मास्टर सीटुनान तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके लिए उनके सोल रिफाइनिंग सेट को लेवल 6 की कंट्री बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं। इसलिए वो खुश होते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैंने कर दिखाया, अब मैं सोल रिफाइनिंग सेट का गुनहगार नहीं हूँ। ये सब कहते हुए मास्टर डुंटियान हंसने लगे और वो हंसते हुए कहते हैं कि अब मरने के बाद मैं
अपने एंसेस्टर्स के सामने जब जाऊंगा तो मेरी चेहरे पर खुशी होगी। ये सब कहते हुए चूंकि मास्टर डुंटियान का वक्त करीब आ चुका था, इसलिए वो वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वॉन्गलिंग अब बस आखिरी काम है जो कि तुम्हें पूरा करना होगा। मैं अपनी मेमोरीज को कंडेंस करके खुद की सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग में डालने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इस 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर को हमारे फ्यूचर जनरेशन के डिसाइपल्स को दिखाओ और उन्हें बताओ कि सुजाकू प्लेनेट पर सोल रिफाइनिंग सेट कितना सारा महान हुआ करता था। ये कहते साथ ही फौरन से यहाँ पर मास्टर डुंटियान ने बैठते ही अपनी मेमोरीज को रिफाइन करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग में डाल सके। इन मेमोरीज में हम देख पाते हैं कि मास्टर डुंटियान ने बचपन में ही अपनी फैमिली को खो दिया था और सोल रिफाइनिंग सेट मास्टर ने यहाँ मास्टर डुंटियान के सामने आकर उससे सवाल किया था कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, जिस पर मास्टर डुंटियान उनके साथ सोल रिफाइनिंग सेट चला गया। इसके बाद मास्टर डुंटियान ने सोल रिफाइनिंग सेट में ही रहकर कल्टीवेशन करी और सेट मास्टर को डुंटियान से काफी जरा उम्मीदें थी। वो मरने से पहले अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को डुंटियान के हवाले कर देते हैं। साथ ही साथ डुंटियान ने भी कसम खाई थी कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा ताकि वो हमेशा सोल रिफाइनिंग सेट को प्रोटेक्ट कर सके, चाहे फिर ये सब करने के लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। प्रेजेंट के सीन में भी हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान मरने वाला था और वो अपने मास्टर को याद करते हुए कह रहा था कि मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया। ये सब कहते हुए अचानक से मास्टर डुंटियान को अपने मास्टर दिखाई देते हैं जो कि अभी भी डुंटियान से सवाल करते हुए कह रहे थे कि बच्चे क्या तुम मेरे साथ आओगे। जो सुनकर मास्टर डुंटियान तो काफी सारे इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी यहाँ पर अपने मास्टर को मरता हुआ देख रहा था और वो भी काफी सारा इमोशनल था। मास्टर डुंटियान वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए इशारों में ही उसे अलविदा कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान ने फौरन से 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ समन कर लिया और वो यहाँ पर ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं डुंटियान अपनी मर्जी से 1 बिलियन सोल फ्लैग का सोल बनने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए मैं अपनी कॉन्शियसनेस को इरेज करता हूँ। जो सब करते हुए 1 बिलियन सोल फ्लैग ने धीरे धीरे से मास्टर डुंटियान की सोल को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मास्टर डुंटियान कहता है कि टीचर जल्दी ये डिसाइपल आपके पास आने वाला है और इसी के साथ मास्टर डुंटियान की सोल यहाँ 1 बिलियन सोल फ्लैग में एब्सॉर्ब हो गई। जिनके जाने के बाद पीछे की तरफ वॉन्गलिंग भी इमोशनल होते हुए फौरन से यहाँ मास्टर डुंटियान के सामने बो डाउन करते हुए रिस्पेक्ट पेश करके कहता है कि मास्टर डुंटियान अब आप आराम करें और जहाँ तक सोल रिफाइनिंग सेट की बात है तो फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगा। बेशक मास्टर डुंटियान और वॉन्गलिंग ऑफिशियली एक दूसरे के मास्टर और डिसाइपल नहीं थे, लेकिन हमेशा मास्टर डुंटियान ने वॉन्गलिंग को खुद के डिसाइपल की तरह ट्रीट किया और वॉन्गलिंग भी हमेशा मास्टर डुंटियान को अपने मास्टर की तरह ही रिस्पेक्ट देता रहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को सुजाकू प्लेनेट के नॉर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े रीइंकार्नेशन ट्री को देख पा रहे थे और इस रीइंकार्नेशन ट्री के आसपास कई सारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के वॉरियर्स मौजूद हैं, जिन पर सुजाकू प्लेनेट की इमोर्टल्स अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। मगर यहाँ पर इन लोगों का मुकाबला करने के लिए अचानक से इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का 4th एंसेस्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसने एक मास्क भी लगाया हुआ था और हमें जानने को मिलता है कि ये एक 9 लीफ स्पेल कास्टर है जो कि यहाँ पर उन इमोर्टल्स के लीडर पर हमला करते हुए कहता है कि मेरा सामना सिर्फ एक सुजाकू एम्परर ही कर सकता है, तुम अभी तक मेरी बराबरी करने के काबिल नहीं हुए। और उसकी बातें बिल्कुल सही भी थी। यहाँ पर हम लोग सुजाकू प्लेनेट के बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में 4 बड़े बड़े रीइंकार्नेशन ट्री दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने सुजाकू प्लेनेट को चारों तरफ से घेर रखा था। और ये इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोगों की एक बहुत बड़ी चाल थी ताकि वो इसके इस्तेमाल करते हुए खुद को ताकतवर कर सके। C2 नान भी ये सब देख रहा है। वो वॉन्गलिंग से कहता है कि आखिरकार जंग की शुरुआत हो गई और तुम यहाँ पर जिन रीइंकार्नेशन ट्रीज को देख पा रहे हो इन्हें एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए नरिश किया जा रहा है। वैसे फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू एम्परर यी वुई के पास एक डिवाइन एबिलिटी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए इन्हें एंसेस्ट्रल स्पिरिट से खुद की कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकता था। क्यों ना हम भी ऐसा करें। वैसे मुझे नॉर्थ का रीइंकार्नेशन ट्री काफी सारा अच्छा लग रहा है। ये कहते ही मास्टर C2 नान तेजी से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। वॉन्गलिंग उन्हें रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मास्टर C2 नान तो वॉन्गलिंग को भी अपने साथ खींचकर ले गया। दूसरी तरफ रीइंकार्नेशन ट्री के पास हम देखते हैं कि इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाले लोग यहाँ सुजाकू किंगडम के लोगों पर भारी पड़ने लगे थे और इन लोगों का 4th एंसेस्टर शमन यहाँ पर इमोर्टल्स की लीडर से कह रहा था कि आखिर तुम लोगों ने क्या सोचा था कि हमारा क्लैन बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। तो ये तो तुम लोगों की गलतफहमी थी, क्योंकि हम इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये कहती 4th एंसेस्टर ने फौरन से अपने सारे के सारे शमन वॉरियर्स को ऑर्डर दे दिया था कि अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिस फॉर्मेशन अरे की एक्टिवेट होती है हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारा खतरनाक एनर्जी अटैक तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहे थे और इसकी वजह से देखते ही देखते कई सारे और भी इमोर्टल वॉरियर्स मारे गए। इसलिए उनका लीडर अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, रिट्रीट करो। लेकिन 4th एंसेस्टर शमन उन लोगों को इतने सारे के साथ जाने नहीं देने वाला था, बल्कि वो फौरन से उनके सामने आकर उनका रास्ता ब्लॉक करते हुए कहता है कि आखिर जाने की इतनी भी जल्दी क्या है। मगर इससे पहले कि वो यहाँ पर इन लोगों को जान से मार पाता तभी अचानक वो
महसूस करता है कि रीइंकार्नेशन ट्री ने एनर्जी अनलीश करना बंद कर दिया। इसलिए वो फौरन अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक उसे अपने रीइंकार्नेशन ट्री के पास मास्टर C2 नान दिखाई दिया, जिसने इस रीइंकार्नेशन ट्री के अंदर से एंसेस्ट्रल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। ये देखकर फोर्थ एंसेस्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट को बनाने में हम लोगों को 10,000 साल लगे थे और तुम इससे ऐसे ही नहीं चुरा सकते। ये कहती वो फोर्थ एंसेस्टर फौरन से यहाँ मास्टर C2 नान के पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से बाकी के इमोर्टल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ मास्टर C2 नान तो फोर्थ एंसेस्टर को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि ओए बेवकूफ, मैं इधर हूँ, चलो पकड़ के दिखाओ मुझे। जबकि फोर्थ एंसेस्टर उसके पीछे भागते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था कि रुक जाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ दूर हम देखते हैं कि वांगलिंग भी पहले से मास्टर C2 नान का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मास्टर C2 नान वांगलिंग के पास पहुंचा, वो फौरन से एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वांगलिंग के आसपास एक गोला बना देती है, जिसके अंदर जब मास्टर C2 नान इंटर हुए तो बाहर की तरफ मौजूद वो फोर्थ एंसेस्टर यहाँ इन लोगों के पास से गुजर गया, लेकिन ना तो वो मास्टर C2 नान को देख पा रहा था और ना वांगलिंग को। अंदर की तरफ मौजूद मास्टर C2 नान यहाँ पर इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट को देखते हुए खुश होकर कह रहा था कि एक बार मैं इसे डिवोर कर लूं, उसके बाद मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी, जिसके बाद तो मेरे लिए इस इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन को हराना जरा सा भी मुश्किल काम नहीं है और इस तरह से मैं दोबारा से फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू एम्परर यी वुई पर एक और एहसान कर दूंगा। मास्टर C2 नान फ्लेक्स करते हुए ये सब कह रहे थे। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर मास्टर C2 नान से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे अब आगे आपका क्या प्लान है, जिस पर मास्टर C2 नान वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक फिजिकल बॉडी ढूंढनी होगी जो कि मेरे स्पिरिचुअल रूट्स के लिए कंपैटिबल हो। उसके बाद मैं अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशंस को दोबारा से रिस्टोर करूंगा, जो करने के बाद जिन लोगों ने मुझे धोखा देकर मुझे जान से मरवाया था, मैं उन लोगों को ढूंढकर जान से मार दूंगा। अगर वो लोग मर चुके हुए तो उनके डिसेंडेंट्स से मैं बदला लूंगा और उन सबको खत्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए मास्टर C2 नान गुस्से में एक पावरफुल एनर्जी अनलीश करते हैं। असल में मास्टर C2 नान काफी ज्यादा रूथलेस था। वो पहले भी कभी किसी को बख्शते नहीं थे। जिन्होंने भी मास्टर C2 नान के साथ बुरा किया, हमेशा मास्टर C2 नान ने उससे जान से मार डाला। इवन कि मास्टर C2 नान भी हमेशा वांगलिंग को रूथलेस होने का बोलते हैं और वो उससे कहते हैं कि कभी भी किसी को बख्शना नहीं। वांगलिंग यहाँ पर मास्टर C2 नान की सारी बातें सुन रहा था, तभी अचानक उसे याद आया और वो मास्टर C2 नान से कहता है कि मैं हेवनली पल के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हेवनली बीड एक हेवन लेवल का ट्रेजर है जो कि इमोर्टल ट्रेजर से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अब वो मेरे डिवाइन सेंसेस के साथ जुड़ चुका है। इसलिए मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं चाहकर भी वो हेवनली पल वापस आपको नहीं दे पाऊंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मास्टर C2 नान जवाब देते हुए कहता है कि आखिर वो चाहिए किसको है। पहले भी आज के दिन मेरा जो हाल हो चुका है वो उसी हेवनली पल की वजह से हुआ। अगर तुम मुझे वो देते भी तब भी मैं वो कभी ना लेता, इसलिए तुम उस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हो। असल में मास्टर C2 नान यहाँ पर सख्त बनने का दिखावा कर रहा था। हालांकि वांगलिंग उनका डिसाइपल है, इसी वजह से सिर्फ मास्टर C2 नान ने वो ट्रेजर वांगलिंग के पास छोड़ दिया और वो वांगलिंग से काफी ज्यादा लगाव रखता है। मगर मास्टर C2 नान ये बात दिखाएगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग तो समझ जाता है, इसलिए वो धीरे से मुस्कुराने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग मुस्कुराते हुए यहाँ पर मास्टर C2 नान का शुक्रिया भी अदा करता है, जिस पर मास्टर C2 नान कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें बचपन से अपने आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा, तुम मेरी डिसाइपल हो, भला एक मामूली फजूल से बीट के लिए तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। जो सुनकर तो वांगलिंग फिर से मुस्कुराने लगा। इस पर मास्टर C2 नान फौरन से वांगलिंग के पास आकर कहता है कि आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। चलो अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना ही है तो अपने मास्टर के लिए एक अच्छी सी बॉडी ढूंढ दो जो कि मेरे साथ परफेक्ट मैच हो। यह सुनकर वांगलिंग मास्टर C2 नान से कहता है कि वैसे सुजाकू एम्परर का एक डिसाइपल है कियान फेंग, उसकी बॉडी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो सुनकर मास्टर C2 नान सोचते हुए कहता है कि सुजाकू एम्परर का डिसाइपल नहीं, मैं उसकी बॉडी नहीं ले सकता। ये सब कुछ फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू एम्परर के लिए, क्योंकि ये वही मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे अपने लिए कोई दूसरी फिजिकल बॉडी ढूंढनी होगी। जो कहती है मास्टर C2 नान हवा में फ्लोट करते हुए फौरन से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को चारों तरफ फैला देते हैं। यहाँ चारों तरफ सुजाकू प्लेनेट में अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को फैलाने के बाद अचानक से उन्हें फ्लेमिंग नॉर्थ पोल के ऊपर एक फिजिकल बॉडी दिख गई थी, जिसे देखकर तो मास्टर C2 नान सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सुजाकू प्लेनेट पर इस तरह की फिजिकल बॉडी हो सकती है। इस फिजिकल बॉडी के पास तो ऐसे स्पिरिचुअल रूट्स हैं जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं कि मुझे इतना सारा कीमती ट्रेजर मिल जाएगा। ये फिजिकल बॉडी मैं लेना चाहता हूँ। असल में दोस्तों ये सनटाई का वही डीमन बॉय है जिसका इस्तेमाल करते हुए सनटाई ने ट्रोल एंसेस्टर की जान ली थी, और सनटाई को ये डीमन बेबी इस प्लेनेट से नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर कहीं पर मिला था। इसलिए मास्टर C2 नान ने फैसला कर लिया था वो यहाँ पर वांगलिंग
वॉन्गलिंग से कहता है कि हम लोग फ्लेमिंग नॉर्थ पोल की तरफ जाने वाले हैं, जबकि साथ ही साथ मास्टर सी चुनान वहीं पर मौजूद फोर्थ एंसेस्टर को भी देख लेता है। इसलिए वो वॉन्गलिंग से कह रहा था कि इस बेवकूफ को भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ये कहने के बाद मास्टर सी चुनान जानबूझकर फोर्थ एंसेस्टर के सामने आते उसे आवाज देकर कहता है कि ओए मैं यहाँ पर हूँ, चलो मेरे साथ आओ। जो सुनकर तो फोर्थ एंसेस्टर शम्मन ने यहाँ मास्टर सी चुनान को फॉलो करना शुरू कर दिया था और ये लोग काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से फ्लेमिंग नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने लगे। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार ये लोग वहां पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फोर्थ एंसेस्टर यहाँ मास्टर सी चुनान और वॉन्गलिंग को पकड़ नहीं पाया था। उल्टा मास्टर सी चुनान फोर्थ एंसेस्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि ओए बेवकूफ, तू इतना सारा स्लो क्यों है? मुझे रास्ते में तेरा इंतजार करने के लिए कई बार बीच में रुकना पड़ा, लेकिन अभी तक तुम मेरे पास भी नहीं आ पाए। थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाओ वरना तुम मुझे कैसे पकड़ पाओगे? ये कहती मास्टर सी चुनान दोबारा से आगे की तरफ निकल पड़ा। पीछे की तरफ फोर्थ एंसेस्टर भी अपने मन में हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन जो कि पूरे रास्ते ही मुझे ट्रोल करता हुआ आ रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसने अभी तक हमारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट को एब्सॉर्ब नहीं किया, यानी कि अभी भी मेरे पास मौका है उससे एंसेस्ट्रल स्पिरिट छीनने का। इसलिए हम देखते हैं कि फोर्थ एंसेस्टर लगातार मास्टर सी चुनान को फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सी चुनान और वॉन्गलिंग भी आखिरकार उस डीमन बेबी तक पहुंच गए थे, जिसे देखते ही वॉन्गलिंग फौरन से पहचान गया कि ये तो सन टाई का वही डीमन बेबी है जिसका इस्तेमाल करते उसने ट्रोल एंसेस्टर को जान से मारा था। मगर ये डीमन बेबी यहाँ पर इस वक्त एक रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था, जिसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। जिस फॉर्मेशन को मास्टर सी चुनान तो पहचानते थे और वो वॉन्गलिंग से कहते हैं कि इसे ज्यूली की रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है, जो कि यहाँ की नेशनल बैन फॉर्मेशन है। इसलिए ज्यादातर लोग इस नॉर्थ फ्लेमिंग पोल की तरफ आने से घबराते हैं। वैसे वॉन्गलिंग ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी अगर तुम इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने लिए इस्तेमाल कर सको, क्योंकि फिर हम इसी रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उस बेवकूफ फोर्थ एंसेस्टर को भी इसके अंदर ट्रैप कर देंगे। जो सुनकर वॉन्गलिंग बिल्कुल ऐसे करता है। वो फौरन से सामने की तरफ जाकर यहाँ अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते उस रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। जब वॉन्गलिंग ये सब कर रहा था तो मास्टर सी चुनान उससे वक्त देने के लिए फोर्थ एंसेस्टर के साथ पीछे फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर सी चुनान ने फौरन से एक्सट्रीम फायर ब्लड लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके इस्तेमाल करते हुए यहाँ फोर्थ एंसेस्टर पर हमला कर देते हैं। साथ ही साथ वो फोर्थ एंसेस्टर से कह रहे थे कि एक बार जब ये लाइट तुम्हारी बॉडी को टच कर दे उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड जलना शुरू कर देगा और तुम जल्दी मारे जाओगे। मगर सामने की तरफ मौजूद वो फोर्थ एंसेस्टर भी कुछ ज्यादा कमजोर नहीं था, क्योंकि वो एक एसेंडेंट लेवल का वॉरियर है। वो यहाँ पर एक डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते खुद को इस अटैक से बचा लेता है और वो मास्टर सी चुनान से कहने लगा कि चलो भी जल्दी वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट मेरे हवाले कर दो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सी चुनान तो तेजी से मूव करते हुए फौरन से यहाँ फोर्थ एंसेस्टर की बॉडी ही चला गया, क्योंकि वो एक सोल है। इसलिए फोर्थ एंसेस्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरी बॉडी को पोसेस नहीं कर सकते, और इससे पहले कि फोर्थ एंसेस्टर यहाँ खुद पर ही अटैक कर पाता तभी अचानक मास्टर सी चुनान वॉन्गलिंग को आवाज देते हुए कहते हैं कि बच्चे यही वक्त है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अब तक जूली की रिस्ट्रिक्शन बैन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीख लिया था और वो इसे एक्टिवेट करते हुए तेजी से यहाँ उस फोर्थ एंसेस्टर पर हमला करते हुए उसे जकड़ना शुरू कर चुका। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने बिल्कुल उस डिमोनिक बेबी की तरह यहाँ फोर्थ एंसेस्टर को भी पूरी तरीके से इस फॉर्मेशन के अंदर सील कर दिया था, जो देखकर मास्टर सी चुनान वॉन्गलिंग से कहने लगे कि शाबाश, अब मेरे पास एक फिजिकल बॉडी है, एक एसेंडेंट लेवल का कल्टिवेटर और एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट। अगर इन तीनों की पावर को मैं एब्सॉर्ब कर लूं तो उसके बाद मेरी कल्टिवेशन पूरी तरीके से वापस आ जाएगी, जो काम करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और एक बार मैं अपनी कल्टिवेशन को पूरी तरीके से रिस्टोर कर लूं उसके बाद वॉन्गलिंग मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊंगा। जो सुनकर वॉन्गलिंग मास्टर सी चुनान से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि मुझे यहीं पर रुककर आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए? इस पर मास्टर सी चुनान जवाब देते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद ये ज्यूली की रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा बेस्ट डिफेंस है, इसलिए मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन वैसे वॉन्गलिंग, जब से मैं जागा हूँ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। मुझे अच्छे से याद है कि डीप स्लीप में जाने से पहले तुम अपने जी रेल में इंटर कर चुके थे और एक्सट्रीम जी रेल में होते हुए कोई भी कल्टिवेटर अपने नेंशियंट सोल लेवल से ऊपर तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, तो आखिर तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक कैसे पहुंच गए? ये सुनकर वॉन्गलिंग फौरन से अपने एक्सट्रीम जी रेल को बाहर की तरफ समन करते हुए मास्टर सी चुनान को बताता है क्योंकि मैंने उसे अपनी बॉडी से ही बाहर निकाल लिया था। ये देखकर तो मास्टर सी चुनान वॉन्गलिंग से इंप्रेस होते हुए कहते हैं कि जो चीज तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही तुमने वही अपनी बॉडी से निकाल दी। वाकई में तुम महान हो, हर बार ही तुम कुछ अलग करके मुझे सरप्राइज कर देते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी मास्टर सी चुनान से सवाल करता है। वो याद करते हुए मास्टर सी चुनान से कहता है कि मैंने किसी से सुना था अगर आपके पास जी एक्सट्रीम रेल्म हो तो तब भी आप एक कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल चाहिए होगा। यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के बारे में सुनकर मास्टर सी चुनान वॉन्गलिंग को बताता है कि बेशक ये तुम्हारी मदद कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू करने में कर पाए या नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम प्लेनेट सुजाकू
सुजाकू को छोड़कर फ्यूचर में जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारा कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल से एक बहुत बड़ा ताल्लुक होने वाला है। जो सुनकर वांगलिंग हैरान होते हुए मास्टर सी टूनान से सवाल करके पूछता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर मास्टर सी टूनान जवाब देते हुए कहता है कि जब मैं एक सुजाकू एम्परर था तब के टाइम मुझे लगा था कि ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल तो बस सिर्फ एक मैजिकल ट्रेजर है, मगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि असल में ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए लेवल 6 की कंट्री पूरे के पूरे प्लेनेट को कंट्रोल कर सकती है। वांगलिंग को तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मास्टर सी टूनान आसान करते हुए वांगलिंग को समझाते हुए कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस ने अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल किया, जिसे जब किसी कल्टीवेशन प्लेनेट पर एक लेवल 6 की कंट्री बनती है तो उसके सबसे पावरफुल बंदे के हवाले कर दिया जाता है। जैसे कि सुजाकू प्लेनेट का सुजाकू एम्परर, एक बार जब ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल उसके हाथ में आ जाए तो वो इसे एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद सुजाकू प्लेनेट पर उस दिन के बाद से जो भी इंसान पैदा होगा उसकी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा इस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के साथ एक और चीज भी कनेक्टेड है जिसे कल्टीवेशन स्टार हार्ट के नाम से जाना जाता है। सुजाकू एम्परर इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे प्लेनेट में मौजूद हर एक इंसान की जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। वो जब चाहे अपने लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करके किसी को भी जान से मार सकता है। इस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के हाथों मारे जाने से बचने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि तुम असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाओ और दूसरा ये कि तुम इस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर से किसी तरह अपनी सोल को बाहर निकाल दो। इसके अलावा यहाँ से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, वरना सुजाकू एम्परर जब चाहे वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक तुम्हें जान से मार सकता है। मैं जब सुजाकू एम्परर था और मुझे ये सारी बातें मालूम हुई थी तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को सील करके दफना दिया। मगर फिर भी उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर मौजूद हर एक इंसान की सोल का टुकड़ा मौजूद है। बेशक सुजाकू एम्परर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के ऊपर मेरी लगाई हुई सील लगी हुई है, लेकिन अगर किसी तरह वो सील टूट गई तब उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और वांगलिंग सिर्फ यही वजह है कि सुजाकू प्लेनेट इतना सारा क्योटिक है, यहाँ पर मौजूद लोग सुजाकू एम्परर के कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से मेरे बाद के जितने भी सुजाकू एम्परर थे वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे और वो मुझसे नफरत करते थे क्योंकि वो सुजाकू प्लेनेट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। जो सब सुनकर तो वांगलिंग शौक होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि अगर सुजाकू एम्परर ने किसी तरह से कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल की सील को तोड़ दिया तो उसके बाद तो मैं मारा जाऊंगा। इस पर मास्टर सी टूनान कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, अब तो मुझे जल्दी फिजिकल बॉडी मिल जाएगी और मेरी कल्टीवेशन भी रिस्टोर हो जाएगी, इसलिए मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते ही मास्टर सी टूनान की सोल फौरन से यहाँ डिमोनिक बॉडी के अंदर चली गई ताकि वो उस पर काबू कर सके। जबकि दूसरी तरफ बाहर वांगलिंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मेरी जिंदगी आखिर किसी और के हाथ में क्यों होनी चाहिए। अगर मेरी यानी कि वांगलिंग की सोल उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर मौजूद है तो मैं उसे वापस ले लूंगा, शायद मुझे वहां पर मिस लीमुआन की सोल भी मिल जाए। और इसलिए वांगलिंग फैसला कर लेता है कि वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के पीछे जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वांगलिंग की जान हमेशा खतरे में रहेगी। वो बेशक सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर बाहर चला भी जाए तब भी पीछे की तरफ सुजाकू एम्परर जब चाहे उसे जान से मार सकता है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।